याद रखिएगा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम कंप्लीटली माइंड और गट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने गट को नहीं जानते तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। कई बार स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आपको नहीं चाहिए, आपको डिसिप्लिन इम्यूनिटी चाहिए। आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। गट ब्रेन हेल्थ ये होता क्या है? आपके पेट के अंदर या आपके गट के अंदर 25 से ज़्यादा तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। जब लोग कहते हैं कि मुझे एसिडिटी है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मुझे पेट का फूलना है, इनकी क्या दवाई खाऊं? मैंने कहा इनकी दवाई है ही नहीं कोई। ऐसे कोई फूड आप नाम लेना चाहेंगे? हाँ, मैं ले तो दूं, जो हम रोजमर्रा में खा रहे कंज्यूम हैं। कर रहे हैं। हाँ, पहली तो चीज़ है, पहला फूड जो आप ले रहे हैं वो है तनाव। ठीक ज़्यादा है, टाइम ये होता है हम पैसा कमाते हैं, बचाते हैं कि फिर उसी डिजीज़ को, उस पैसे से हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो वही पैसा फिर हम लोग बाद में उन डिजीज़ को ठीक करने के लिए करते हैं। एवरी टाइम यू कोई भी चीज़ आप पैकेट फाड़ कर खा रहे हैं, समझ लीजिए आप अपनी हाथों को फाड़ कर खा रहे हैं। स्लीप और मेडिटेशन ये गट हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं? जैसे आप मेडिटेशन में जाएंगे और अगर उस मेडिटेशन को आप 30 मिनट से ज़्यादा खींच गए तो आपको ऐसी नींद आएगी कि आपको 4 घंटे की नींद ऐसा लगेगा 40 घंटे सो लिए हो। तो 6 एलिमेंट को अगर आप समझ लें तो आप पूरी की पूरी बॉडी को और पूरी हीलिंग को समझ सकते हैं। पहली चीज़ है इम्यूनिटी, यानी कि आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति। ये बहुत बड़ा पार्ट है आपका, और ये आपका सिर्फ और सिर्फ माइंड और गट का कॉम्बिनेशन से आपकी इम्यूनिटी चलती है। आप इसे भूल जाइए कि कोई आपको ये कह रहा है कि बाहर का ये खाइए, च्यवनप्राश खाओ और ये खाओ तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। कई बार स्ट्रांग इम्यूनिटी आपको नहीं चाहिए, आपको डिसिप्लिन इम्यूनिटी चाहिए। आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती अपनी लाइफ की। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का क्या करना है आपको? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं चाहिए आपको, गाइडेड चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। मान लेते हैं अटैकिंग है आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग है तो और खतरनाक हो गई ना। खतरनाक हो गई। डिसिप्लिन होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए, पहला चीज़ ये है। दूसरा है मेटाबॉलिक, आई मीन आपकी जो प्रोसेस है वो बढ़िया होनी चाहिए। यानी कि आप किस तरह से शुगर को बचा रहे हैं, कैसे आप एनर्जी ले रहे हैं, किस तरह से आप अपने फैट्स का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से आपका आई मीन ओवरऑल जो हार्ट की हेल्थ है उसका आपको पता होना चाहिए। किसी को कुछ नहीं पता मेटाबॉलिज्म के बारे में, कुछ नहीं पता। याद रखिएगा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम कंप्लीटली माइंड और गट के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि तीसरी चीज नहीं है इसमें। हाथ चलाने से मेटाबॉलिक सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। जितनी बेसिक आई मीन रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज की उसको छोड़ दीजिएगा, वो तो आप सभी करते हैं, सब करते हैं। ठीक है ना। इवन एक हाउसवाइफ काफी कर लेती है। ये दूसरा है। तीसरा है आपका माइंड, किस तरह से आपके विचार चल रहे हैं। अगर आपका ब्रेन डीजनरेट हो रहा है, 32 साल की उम्र में लोगों को सिजोफ्रेनिया हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। 50 साल की उम्र के लोगों को आप ब्रेन डिजीज हो रही है जिसको अल्जाइमर पार्किंसन कह रहे हैं। डीजनरेट मतलब सेल्स। यस, डिजनरेट का मतलब सेल्स का मरना। आपको ये नहीं पता कि न्यूरो डिजनरेट हो रहा है, आपका होना चाहिए था न्यूरोजेनेसिस। अब आपको ये नहीं पता कि मैं अपने ब्रेन की सेल्स को पैदा भी कर सकता हूँ। नहीं, 1990 में ये तय हो चुका है कि अगर आप अपने गट से एक पर्टिकुलर केमिकल को निकाल लें तो आपका ब्रेन मरने से बच जाएगा। और डिमेंशिया, एल्जाइमर, पार्किंसन, ADHD, डिमेंशिया, ये बेकार की डिजीज से आप बच सकते हैं। नहीं तो ये आपके दरवाजे पर खड़ी है। ये आपकी तीसरी चीज है। चौथी चीज है आपके हॉर्मोन्स। हमें यही नहीं पता कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। सबको एक चीज सिखाई जाती है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है जी। मुझे बाल आ गए, लड़की कह रही है, कोई लड़की कह रही है मुझे PCOS आ गया, कोई लड़का कह रहा है जी मेरा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, कोई कह रहा है जी मेरे स्पर्म कम या ज़्यादा है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब मैं क्या करूं? और फिर आपको मैं बताऊं, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ 2 मिनट में समझाया जा सकता है। जो भी आपका थॉट यहाँ पर होगा वह आपके ग्लैंड्स पर जाएगा, क्योंकि आपके ग्लैंड्स डायरेक्टली आपके एक एक विचार को सुनती है। अगर मैं आपसे कहूं कि थिंक ऑफ योर फेवरेट फूड, मुंह में पानी आ जाएगा। इतना ही नहीं, आपका पेट तैयार हो चुका है कि कितना एसिड निकालना है। इतना ही नहीं, आपका गैल ब्लैडर तैयार हो चुका है कि कितना बाइल जूस निकालना है मुझे छोटी आंत में। इतना ही नहीं, आपका लीवर तैयार हो चुका है कि मुझे अब प्रोसेस शुरू कर देनी है। आपको इस समय पता चल जाए कि आपके पीछे एक कोबरा है तो इमीडिएटली आपकी एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट हो चुकी है। हमारे महापुरुष इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने इसीलिए एनर्जी चक्रा इनका नाम रखा है। लेकिन आपको ये बता दिया गया है हार्मोनल इम्बैलेंस है। जब भी याद रखिएगा, आपके पास एक हार्मोन है जिसका नाम एस्ट्रोजन है। आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए। अगर ये एस्ट्रोजन को आप समझ लिए एक रिवर है और रिवर के ऊपर डैम है। अब अगर ये डैम के ऊपर जो लीवर है जो पानी को ऊपर नीचे करेगा, अगर ये लीवर बिल्कुल ठीक है तो ना इधर बाढ़ आएगी, ना उधर बाढ़ आएगी, ना सूखा पड़ेगा।
अगर इसे ज्यादा हमने बंद कर दिया तो आगे किसान सूखे में मरेंगे, और अगर ये लीवर ऊपर चला गया तो बाढ़ आ जाएगी। अब आपको पता है कि इस लीवर को कौन हैंडल करता है? आपके गट का बैक्टीरिया, वह एक एंजाइम निकालता है, उस एंजाइम का नाम है बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस। इसे दोबारा लिखवा देता हूं मैं, बीटा GLU क्यूरो CURO, ठीक है ना, नाइडेस NIDASE, देख लेंगे अभी सभी लोग। बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस बेसिकली एक ऐसा एंजाइम है जिसे हमारा गट निकालता है, यानी कि हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है वो इसको रिलीज करते हैं, और ये वो एंजाइम है जो आपके एस्ट्रोजन को ना ज्यादा निकलने देगा ना कम निकलने देगा। अगर ये ज्यादा निकल गया तो आपको यूट्रस की प्रॉब्लम आएगी, यूट्रस के कैंसर है, यूट्रस की थिकनिंग है, और वहां पर मेंसेस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है लेडीज को। और अगर कम निकल गया तो बाल बढ़ जाएंगे, एक्ने शुरू हो जाएंगे आपके, आप ये समझिए कि PCOD हो जाएगा या PCOS हो जाएगा, उधर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा लोगों को, मर्दों को। लेकिन हम क्या कहेंगे, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। भाई साहब, ये आपकी नॉलेज की कमी है। तो ये अगला पॉइंट है। एक पॉइंट है कि अब आपका है बाउल मूवमेंट, कि कैसे आपका बाउल मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आप यूं समझिए कि ये आप इस तरह से आप अपने गट को आपको समझना होगा। अगर आप अपने गट को नहीं जानते तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो गड़बड़ होनी है, ठीक है ना। यह आपके 4-5 पॉइंट जो एलिमेंट है, इनको अगर आप ठीक नहीं रखेंगे इनसाइड आउट से, तो आउटसाइड इनसे कोई दवाई आपको काम नहीं करेगी। और कितनी खाएंगे, खाते रहेंगे। अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, एक सीक्रेट बताता हूं आपको। आपने एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुना होगा? सुना है। और मैंने एक पॉडकास्ट में एक आदमी कह रहे थे एंटीऑक्सीडेंट खा लो आप भी बूढ़े नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा हो, लेकिन अधूरी जानकारी है। ये किसने ढूंढा था, ये कैसे हुआ था, वो स्टोरी अभी मैं कभी फिर बताऊंगा। मैं अभी बता देता हूं। हमारी बॉडी में रोजाना जो फ्री रेडिकल बनते हैं ना, जो ऑक्सीजन के, जो खतरनाक है हमारे लिए, उनकी कितनी संख्या है पता है? 10⁻19। अच्छा, इतने फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में रोज निकलते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया से मिनिमम 100 निकलेंगे, और अगर हम 100 से कैलकुलेट करते हैं तो सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया है एक के, ठीक है ना, और वो कितने निकाल रहे होंगे। तो एक किताब में लिखा 10⁻19। किताब का नाम है द ग्रेन ब्रेन, डॉक्टर पर्ल मटर की किताब है, ये बहुत पॉपुलर किताब है, ग्रेन ब्रेन, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ये 10⁻19 मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में रोज रिलीज होंगे, और एक मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो अनसेटिस्फाइड मॉलिक्यूल है उसे दूसरा चाहिए। और ऐसे में अगर आपको विटामिन C खानी है या बाहर का एंटीऑक्सीडेंट खाना है, तो समझ लीजिए वो एक ट्रक बैठेगा। और एक ट्रक आप रोजाना कैसे खाएंगे? यह आउटसाइड इन अप्रोच छोड़नी पड़ेगी। अगर इमरजेंसी है कि आपकी बॉडी कुछ टाइम के लिए अपना नहीं बना रही है, तो आप बाहर से खा लेंगे, चलो मैं उसको मान लेता हूं। लेकिन अगर आपकी बॉडी जिस चीज को बना रही थी वह नहीं बना रही, तो ये 80-81 में इस चीज का पता चला। इससे पहले क्या लोग कैंसर से मर रहे थे? नहीं, उस समय कम था। समझने की कोशिश करिएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका माइंड और गट मिलकर एक पर्टिकुलर केमिकल को रिलीज करता है जिसका नाम है NFR2, और वो आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के फाउंटेन को चलाता है और वो अपने आप न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन ये इतनी जानकारी हमें नहीं दी गई, एंड वी हैव बिकम द मार्केट फॉर सम पीपल। तो अगर इन एलिमेंट के ऊपर हम काम करना शुरू करें, इतना सही तो करना है हमें, लेकिन हम आउट इन अप्रोच, हम आउटसाइड इन अप्रोच में हैं। यानी कि बीमारी है इनसाइड आउट, और हमारी ठीक करने की अप्रोच क्या है? आउटसाइड इन। और समझने की कोशिश करिए कि इमरजेंसी अगर है तो आवर डॉक्टर्स आर गॉड फॉर अस। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब उन्होंने इमरजेंसी खत्म कर ली, तो आप अपनी जनरेटिव लर्निंग को लगाइए कि भाई ये हुआ क्यों मेरे साथ, एंड सडनली आप पाएंगे यहां से आप परेशान हैं, यहां से, क्योंकि आपका ब्रेन में जो थॉट है वो वेगस नर्व से पूरी बॉडी को कमांड दे रहा है। और कमांड किसको दे रहा है? जो पेट के अंदर एनर्जी है, ये भी खराब हो गया, एनर्जी भी खराब होगी। यानी कि आपके घर में 2 आदमी थे, दोनों के दोनों नशे में पड़े हैं। अब घर कैसे चलेगा? बच्चे कैसे पलेंगे? ये है सीक्रेट। सर, आपने अभी 5 पॉइंट्स बताए
उन सब में सबसे कॉमन जो पॉइंट था वो था गट ब्रेन हेल्थ। एग्जैक्टली। ये होता क्या है? देखिए, हमारे पास एक माइंड है जो, ठीक है ना, माइंड का मतलब एक सॉफ्टवेयर जो हमारे ब्रेन में चलता है, जहाँ पर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। वहाँ से एक नर्व चलती है, या पोस्टमैन चलता है, या पाइप चलता है जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है, ठीक उसे हम वेगस नर्व कहते हैं। लोगों को इस नर्व के बारे में भी नहीं पता, नहीं पता है। ठीक है ना। यह वेगस नर्व आपके हर एक थॉट को लेकर आपके अंगों पर जाएगी। पर अब हम गट की बात कर लेते हैं। गट की बारे में आपका बात गट का मतलब है आपके मुंह से जो चीज शुरू हो रही है और आपके एलिमिनेशन पार्ट तक। ठीक है। यहाँ पर आपकी भोजन की नली है, उसके बाद आपका पेट शुरू हो जाता है जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है। उसके बाद छोटी आंत है, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत है करीब 9 फीट की, ठीक है ना, जो 4 इंच के डायमीटर की है, जबकि हमारी जो छोटी आंत है वो 1.5 से 2 इंच के डायमीटर की है। और उसके बाद एलिमिनेशन पार्ट है। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ये मात्र एक पाइप नहीं है अतुल, हमने इसको सिर्फ एक, इसका नाम रख रखा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट नहीं है ये, याद रखिएगा, इसका नाम जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, नहीं, ये पाइप मात्र नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपके आंतों के ऊपर जो सेंसर्स हैं वो लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। वह 2 चीजों से प्रभावित होते हैं। एक आपके थॉट से, वो इमीडिएटली अपना हार्मोन निकाल देंगे। अगर आपके थॉट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हार्मोन निकाल देंगे। आपके पेट के अंदर या आपके गट के अंदर 25 से ज्यादा तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। अच्छा। हर थॉट पर एक रिलीज हो जाएगा। मान लेते हैं खाना खाते हुए डरे हुए हैं आप देख रहे हैं टीवी, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, उधर खाते जा रहे हैं, आपने सत्यानाश कर लिया, विष बना लिया इस खाने को आपने, क्योंकि इस समय आपके गट के जो सेंसर है वेगस नर्व के द्वारा एक फियर में जी रहे हैं, और ये फियर का ट्रिगर बन चुका है ये खाना जो आपने 4000 6000 का किसी 5 स्टार होटल में जिसका पेमेंट कर रहे हो। तो आपके पास गट इज द बिगेस्ट हार्मोन सेंटर। ओके। गट इज द बिगेस्ट हार्मोन सेंटर, समझ गए। पहली चीज वहां पर ये है। दूसरी चीज है कि आपके गट को, यानी कि आपकी आंतों के ऊपर जितने इम्यून सिस्टम के सिपाही, यानी कि इम्यून सिस्टम की जितनी सेल्स हैं, उसके 70% अकेले आपके गट के ऊपर है। और वो देखती रहती हैं अभी आपने क्या खाया, वो सोचते देखते रहती है आपने अभी क्या सोचा, और हर सोच के साथ आपका इम्यून सिस्टम या तो एक्टिवेट होगा, या ओवर रिएक्टिव होगा, या सप्रेस कर जाएगा। समझ गए मेरी बात। याद रखिएगा, आपके और उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, क्योंकि आपने कोई गलत बैक्टीरिया खा लिया, कोई पॉइजन खा लिया, तो इमीडिएटली वो लड़ाई करने के लिए तैयार है ताकि आपका वो खाना ब्लड में ना जाए। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि आपकी आंतों में वही ब्रेन सेल्स है जो यहाँ पर है, इसे हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और उनके अंदर याद रखिएगा प्रोग्रामिंग पड़ी है जो डायरेक्टली आपके माइंड के साथ जुड़ रही है, और वो आपके आंतों के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देती है। कौन कहता है ये एक ऑर्गन है? ऑर्गन नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट आप ही हैं। और वो देखती है कि आपका खाना कैसा आया है, और अगर आपका खाना गलत आ गया तो कई बार आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगी, जिसे आप कहते हैं सर खाना आगे नहीं बढ़ रहा है, पेट फूला पड़ा है, सर मैं क्या करूं, ये तो कब्ज हो गया। कब्ज नहीं हुआ, आपका जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम वो डिस्टर्ब है, और आप दवाई किसी खा रहे, लक्षण की। जब लोग कहते हैं कि मुझे एसिडिटी है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मुझे पेट का फूलना है, इनकी क्या दवाई खाऊं, मैंने कहा इनकी दवाई है ही नहीं कोई, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, बीमारी तो कुछ और है। और चौथी चीज है जो गट इससे कंप्लीट होता है, वो है गट के अंदर पड़े हुए बैक्टीरिया। अगर वो बैक्टीरिया नहीं है तो ये गट कंप्लीटली खत्म है, एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। और ये बैक्टीरिया तय करते हैं, इवन ये हमारे मूड को सुनते हैं, इमीडिएटली ये अपने केमिकल्स को निकालते हैं। और अगर आपके पास अच्छे गुड बैक्टीरिया अच्छी तरह से बने हुए हैं तो ये एक पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं कि एक एलिमेंट निकालते हैं या एक प्रोडक्ट निकालते हैं जिसको हम SCFA कहते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ब्यूटीरेट, एसीटेट एंड प्रोपियोनेट। आप कोई भी बीमारी लें और मैं उसको इन 5 एरिया में जो भी मैंने बताया, इन 5 एलिमेंट को सिर्फ एक बीमारी, एक चीज़ ठीक करती है, वो गट बैक्टीरिया के SCFA यानी कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, और उसमें भी ब्यूटीरेट। जब मैं आपको कह रहा था कि जो हमारा ब्रेन है जो डीजनरेट हो रहा है, वो इसलिए डीजनरेट होता है कि जब आपके गुड बैक्टीरिया, उनका तो आपने उनके बारे में आपको पढ़ाया नहीं गया। पता है आपको प्रीबायोटिक वर्ड कब आया मेडिकल साइंस में? 1996 में पहली बार प्रीबायोटिक वर्ड पढ़ाया गया है मेडिकल डॉक्टर्स को। प्रीबायोटिक का मतलब है वह फूड जो हमारे बैक्टीरिया के लिए अ मस्ट है। आज हम प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कर रहे हैं। प्रीबायोटिक वर्ड ही 1996 में आया है, यानी कि सिर्फ 31 साल पहले।
और हम कई बार कहते हैं ये मेडिकल साइंस के अनुसार कैसे कह सकते हो आप? अरे भाई, अगर कोई चीज़ अभी तय ही नहीं हुई तो अभी आप उसे क्या कह सकते हैं कि साइंस इवॉल्व हो गई है? गोट माई पॉइंट। ट्रू। जब आपके गुड बैक्टीरिया उनकी पॉपुलेशन कम हो जाए और बैड बैक्टीरिया की बढ़ जाए तो इसे हम डिसबायोसिस कहते हैं। अगर गुड बैक्टीरिया ज़्यादा है, बैड बैक्टीरिया कम है, 80-20 का रेशो होता है, तो इसे हम अतुल सिम्बियोसिस कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब ये जो गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है इन बैड बैक्टीरिया को संभाले रहेगी। ये होता क्या है बैड बैक्टीरिया? देखिए, बैड बैक्टीरिया का मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत नुकसानदायक है, वो हमारे पेट में पड़े हुए हैं। ई कोलाई है, ठीक है ना? ओके। सी डिफिसाइल नाम का बैक्टीरिया जो पेचिश में मार देता है लोगों को, लेकिन ये कभी भी आई मीन अटैकिंग मोड में नहीं रहते अगर हमारे पास गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ओके है तो। इसे हम सिम्बियोसिस कहते हैं। लेकिन होता यह है कि एक समय आता है कि आपने गुड बैक्टीरिया को मारना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपने बिना मतलब पेन किलर्स खाने शुरू कर दिए, स्टेरॉइड्स खाने शुरू कर दिए, एंटीबायोटिक का 5 दिन का कोर्स कर लिया, तो समझ लीजिए 6 महीने में आपका गुड बैक्टीरिया अब स्ट्रगल कर रहा बनने में, क्योंकि आपने प्रीबायोटिक ढंग से खाया नहीं, या फिर आप स्ट्रेस में हैं, या आप जंक फूड खा रहे हैं, या आप वो फूड खा रहे हैं जिसमें इमल्सीफायर्स होते हैं। इमल्सीफायर का मतलब है जो दो चीज़ों को मिला देता है, जैसे पानी और तेल आपस में नहीं मिलते, तो इमल्सीफायर मिला दो तो वो मोम बन जाता है। और ये इमल्सीफायर हम हर एक सॉस में खा रहे हैं, आइसक्रीम में सबसे ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये याद रखना, इससे हमारे जो गुड बैक्टीरिया है उनको फूड नहीं मिलता। आपको पता है कि आपके दादाजी या उनके पिताजी कितना फाइबर खाया करते थे अपनी लाइफ में जब वो गांव में रहा करते थे? 150 ग्राम तक। और आज आप कितना खा रहे हैं? अगर आप शहर में रहते हैं और अगर आप कॉरपोरेट में काम करते हैं जो वेरियस ऐप से मंगा लेते हैं खाना, लेस देन 15 ग्राम। यानी कि जो फाइबर जहाँ से प्रीबायोटिक निकलना था वो तो है ही नहीं आपके पास। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बैड बैक्टीरिया हैं वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं, और वो पॉपुलेशन बढ़ाकर अपना केमिकल निकालते हैं। अब वो निकाला था SCFA, वो तो निकल नहीं रहा, ये निकालते हैं TMAO, ट्राई मिथाइल एमिनो ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल एमिनो एन ऑक्साइड, NBS, ठीक है ना? और ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करता है। अगर ये बालों की जड़ों में चला गया तो ये इन्फ्लेम कर देगा, बालों को गिरने शुरू हो जाएंगे, पतले पड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर ये हार्ट पर चला गया, आर्टरी में चला गया, तो यहाँ पर आपकी ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी। अगर ये लीवर में चला गया तो लीवर सिरोसिस कर देंगे ये। याद रखिएगा, जो बैड बैक्टीरिया के जो मेटाबोलाइट्स हैं या उनके प्रोडक्ट हैं, इनको हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। ये जहाँ भी जाएं वहीं बर्बाद करेंगे। अगर ये आपकी फैट सेल में चले गए, वहाँ इन्फ्लेम्ड कर देंगे और आपकी फैट सेल बिना मतलब भरनी शुरू हो जाएगी इम्यून सिस्टम से। अगर ये आपकी जोड़ों पर जाएंगे, आपकी मसल्स में जाएंगे, तो वहाँ पर पेन करना शुरू कर देंगे। आप किसी भी अंग का नाम लें, जहाँ पर ये बैड बैक्टीरिया के मेटाबोलाइट्स यानी कि प्रोडक्ट जाने शुरू हो जाएंगे, वहीं पर आप समझ लीजिएगा गड़बड़ होगी। अगर ये ब्रेन में चले गए तो ये आपके न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज का शिकार बन जाएंगे। मतलब ये हम अपनी लाइफस्टाइल में ही ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे फूड्स ले रहे हैं जो इन बैड बैक्टीरियाज को बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। और पूरी तरह से हम उन्हीं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कोई फूड आप नाम लेना चाहेंगे? हाँ, मैं ले तो दूं, जो हम रोजमर्रा में खा रहे कंज्यूम हैं, कर रहे हैं। हाँ, पहली तो चीज़ है, पहला फूड जो आप ले रहे हैं वो है तनाव। माइंड से है वो तो, क्योंकि वो तो इमीडिएटली एक ऐसे केमिकल को निकाल देता है जहाँ पर गुड बैक्टीरिया को सांस ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी स्ट्रेस तो इस काम को करेगी। इसलिए तो माइंड, वैगस नर्व और गट, ये तीनों का एक कोर्स बनना चाहिए। एनीवे, मैं उन खाने को बता देता हूँ। ठीक है। आपको सबसे पहले जो, अगर आप अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना चाहते हैं और बैड बैक्टीरिया के चक्कर से बचना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को छोड़िए और कुछ को अभी से शुरू करिए। ठीक है। और विद इन आप 30 दिन करके देख लीजिएगा, इन 30 डेज आपके बालों की क्वालिटी बदल जाएगी। अच्छा। आपकी स्किन की क्वालिटी बदल जाएगी। 65 साल की उम्र में मुझे ये पता चल रहे हैं जितना बुढ़ापा आना था आ गया, अब नहीं आएगा। बताइए, प्लीज बताइए। ठीक है ना? पहली चीज़ है कि आप रिफाइंड वेज ऑयल नहीं खाएंगे। रिफाइंड वेज ऑयल, क्योंकि इसमें 3 बार केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलाए जाते हैं जब तक ये आपके घर पर आता है। इसको मैं कभी फिर समझा दूंगा, कई पॉडकास्ट में मैंने बता भी दिया है। तो आप उसकी जगह आप शुरू कर दें इमीडिएटली कच्ची घानी का जो भी बढ़िया सा तेल है आपका, सरसों का चलेगा, ऑलिव ऑयल चलेगा, ठीक है ना? ऑयल हो गया। हाँ, पहली चीज़ है कि रिफाइंड ऑयल को आपको छोड़ना होगा। दूसरा आपको काम करना पड़ेगा, जिस पर अब लोगों ने मुझे बड़ी गालियां दी हैं, वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अच्छा। यहाँ पर लोग चौंक जाते हैं।
मतलब ये तो बहुत ही बेसिक हो गया जो हर कोई कंज्यूम कर रहा है, चाहे चाय के फॉर्म में कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है। मतलब पनीर हो गया, चाय हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप दूध को पीते हैं ना, मुझे एक बात बताइए, आपका वजन या एक ह्यूमन बीइंग का वजन कितने पाउंड होता है जब पैदा होता है? 6 पाउंड। एक भैंस के बच्चे का कितना होता है? 60 पाउंड। उसे कितने दिन में मैच्योर होकर माँ बनना है भैंस के बच्चे को? 2 साल के अंदर। हमारे बच्चों को या हमें कितना टाइम लगेगा? 21 से 22 साल। 21 से 22 साल। उनके लिए जो 56 तरह के हार्मोन हैं वो आपकी बॉडी के लिए नहीं बने हैं। आपको ये बताया जाता है दूध के लिए कि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम, प्रोटीन का भी कुछ लोग तो अब ऐसा हो गया कि प्रोटीन सोर्स। दोनों चीज़ों के बारे में बता दूं। बता दो। जब भी आप दूध पीते हैं वह आपकी हड्डियों के कैल्शियम को वापस करता है। इसीलिए याद रखिएगा, दूध पीने वाले लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा हो रहा है। कैसे होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है। जैसे ही आप दूध पीते हैं, हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए 7.4 पीएच वैल्यू चाहिए, ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो 7 पर हम जीरो आ जाता, न्यूट्रल हो जाती है बॉडी, और 7.4 पर एल्कलाइन। जब भी हमारी बॉडी अपने आप को स्वस्थ रखती है तो 7.4 उसको जरूरी बनाए रखना होता है। जब आप दूध को पीते हैं तो इमीडिएटली आपका जो एसिडिक पीएच वैल्यू है वो एसिड की तरफ जाती है। मान लेते हैं वो 6 चली गई, यह उसके लिए बहुत खतरनाक है। अगर वो 4-5 तक चली जाए तो लोग मर जाते हैं इतने में। अच्छा। इतने इस तक, यहाँ तक हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं करती है, ठीक है ना? तो इमीडिएटली आप बॉडी क्या करेगी कि उस दूध की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैल्शियम। लेकिन कैल्शियम कहाँ है? आपके दांतों में और आपकी हड्डियों में। लेकिन एक जगह और भी है, 1%। 99% है आपकी हड्डियों में और आपके दांतों में, 1% है आपके ब्लड में, जिसका नाम है बायोकार्बोनेट। तो इमीडिएटली वो आपके सेल और आपके ब्लड में से आपकी कैल्शियम को यूटिलाइज कर लेती है, ताकि वह आपके लिए 7.4 पीएच वैल्यू रखे, तभी आप बच पाएंगे। नहीं तो आपको बैक्टीरियल अटैक हो जाएगा, क्योंकि सारे बैक्टीरिया जो आपके ब्लड में घूम रहे हैं वो इसलिए शांत पड़े हैं क्योंकि वहां पर अभी उनको एसिडिक मीडियम नहीं मिल रहा है। तो आपकी बॉडी ने 7.4 अपना पीएच वैल्यू करके आपको बचा लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम आई है कि आपकी सेल में और आपके ब्लड में कैल्शियम कहाँ से आएगा? वह आपकी हड्डियों से लेते हैं और आपके दांतों से। अगर मैं एक बात पूछता हूँ सभी से, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग हेट कमेंट मिलते हैं। अच्छा, मतलब क्योंकि ये बहुत ही ऐसा हो गया कि मुझे बचपन से ये बताया गया है कि दूध पीने से हड्डी मजबूत होती है, कैल्शियम मिलता है। बाय द वे मैं आपसे भी पूछ लूँगा, यही अधूरी जानकारी है। आपकी हड्डियों को और 72 मिनरल्स हैं चाहिए, आपको पता है कौन से हैं? पता ही नहीं है। नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि बाहर का दूध का जो कैल्शियम है या कोई सा भी कैल्शियम आप खाएं, इवन दवाइयाँ भी खाएं, उस कैल्शियम को हड्डियों तक ले जाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए आपको नहीं पता। नहीं पता। आप कितना भी कैल्शियम खा लें, अगर एक पर्टिकुलर हार्मोन आपके बॉडी में नहीं निकल रहा है, वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा, बता दूंगा आपको। अगर वो हार्मोन नहीं है तो आपका कैल्शियम आपके ब्लड में जाकर आपके आर्टरीज को सिर्फ चोक कर रहा है। इसीलिए जब भी हार्ट अटैक पड़ता है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लिखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग ज्यादा दूध पी रहे हैं, मेरे गांव में बहुत लोग दूध पीते हैं, मैंने बहुत पिया है, फिर उनके दांत खोखले क्यों हैं जब इतना कैल्शियम मिल रहा है? मेरी भी 2 दांत तभी खोखले हुए हैं जब तक मैंने 32 साल की उम्र तक दूध नहीं छोड़ा। ये समझ लीजिएगा कि मैंने 99 या 2000 या 98 में मैंने दूध छोड़ दिया था पूरी तरह से, और उसके बाद मुझे जो एनर्जी का एहसास हुआ तब मुझे पता चला। और रही बात उसकी एक प्रोटीन की, ठीक है ना? बाय द वे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रोटीन जिसका नाम कैसीन है, वह हमारा लीवर सिर्फ और सिर्फ 14 to 30-40% तक उसको मेटाबोलाइज करता है। रेस्ट ऑफ द कैसीन लिव्स अनडाइजेस्टेड इन योर ब्लड एंड कॉजेज एलर्जी। एल्विस नाम का, अब मैं किताब का नाम बता देता हूँ, बताइए। नेशनल साइंस एकेडमी अमेरिका की, जिन्होंने दूध के ऊपर रिसर्च करी है, वो रिपोर्ट आपको नहीं बताई गई। किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, ऑथर का नाम है एंथनी रॉबिन्स, टोनी रॉबिन्स या एंथनी रॉबिन्स, दोनों एक ही नाम है, कई कुछ किताबों पर ऐसा आ रहा है। उसमें एक चैप्टर है एनर्जी, उस एनर्जी के चैप्टर में सब चैप्टर है मिल्क, और उसमें लिखा है कि एल्विस नाम के एक डॉक्टर ने 25,000 लोगों को 3 साल तक दूध पिलाया, 3 से 5 गिलास, और 3 साल के बाद उन्हें 2 चीज़ों की रिपोर्ट मिली। एक, सभी के पास कैल्शियम की कमी थी ड्रास्टिकली, और सब लोग एलर्जी के शिकार थे।
फिर भी अगर जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपका डिसीजन है, पियो या ना पियो। एक आदमी ने तो मुझे बहुत सारी गालियां दी, मेरे स्टाफ को भी और मेरे पार्टनर्स को भी, कि भाई कैसे कह सकते हो। एनीवे आपका डिसीजन है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऑटो इम्यून है, अगर आपके बच्चों को कोई एलर्जी हो रही है, आपको कोई स्किन डिजीज है, आपको कोई ऑटो इम्यून है, आपको कोई माइग्रेन है, इमीडिएटली आप मेरे कहने से मिल्क 30 दिन के लिए मिल्क छोड़ दीजिएगा। ये दूसरी चीज है। बहुत शॉकिंग। आप दोबारा पी लेना ना, भैंस भी वही है, गाय भी वही है, मेरे तो घर में गाय है, मैं तो गांव को बिलोंग करता हूँ ना। करना चाहिए अगर आप अपने वेल बीइंग। मैं तो किसान हूँ, मैं तो मेरे यहाँ तो खेती हो, मैं तो गाय गन्ने का पेमेंट लेने जाता रहता हूँ, मैं तो गेहूं उठाने जाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो रियलिटी वो मैं बता रहा हूँ। अभी एक रिपोर्ट आई है कि जितना भी बच्चों को डायबिटीज 1 हो रही है ना, छोटे छोटे 7-7 साल के बच्चों के पेंसिलिन लगने शुरू हो गए। एंड मेन कल्प्रिट कौन है? बस यही वो वाइट मिल्क है। तीसरी चीज शुगर, रिफाइंड शुगर ही नहीं, आप कुछ दिन के लिए सारी शुगर छोड़ दो, सारी शुगर, क्योंकि बॉडी को बनाने दो। आपको जितनी शुगर चाहिए, अगर आप कैलकुलेट करें ना, आपको मान लेते हैं 140 की जो शुगर है, 140 आपके पास नॉर्मल है खाना खाने के बाद, और अगर आपके पास 300 आ जाए ना, तो आपको एकदम से डॉक्टर क्या कहेंगे? शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, और एकदम से आपको शुगर कम करने की गोली देंगे। आपको ये नहीं मालूम है अतुल, इवन आपको भी नहीं मालूम है, मुझे पता है कि ये हो क्या रहा है। पता है, अगर आपके पास 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर आ गई है, अब तो मैं उसको 300 नहीं बोलूंगा, पूरा बोलूंगा, समझ गए? तो आपके पास कितनी ज्यादा है? 140 तो नॉर्मल थी, कितनी ज्यादा है? 160। पता है 160 जो है ये 1 डेसीलीटर में है, और आपके पास 5 लीटर ब्लड है, बहुत ठीक है ना। तो सिर्फ पता है कितनी कितनी शुगर है आपके पास? सिर्फ 8 ग्राम। 8 ग्राम शुगर की सिर्फ लड़ाई है। इस बड़ी 656 यहाँ मसल्स हैं, याद रखिएगा। 8 ग्राम शुगर, सिर्फ 8 ग्राम। मेरा कहने का मतलब यह है कि शुगर तो आपकी बॉडी आपके खाने से बना रही है, आपके फ्रूट से बना रही है, आपकी दालों से बना रही है, आपके और चीज जितनी भी खा रहे हो वो शुगर ही तो बन रही है, तो उसे बनाने दो ना। आप बाहर से क्यों खाते हो? इसलिए खाते हो कि आपकी जीभ बेसिकली ब्लिस पॉइंट पर मिठाई बनाने वालों ने कंट्रोल कर लिए, और आप इस कंट्रोल की वजह से करे। मैं तो ये कई बार ये कहता हूँ, एक किताब पढ़ी मैंने मिंडी पल्स की, उन्होंने कहा है कि वो बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर थी, डॉक्टर भी बनी। उसने कहा कि मेरा पूरी बॉडी में दर्द रहता था, मेरा करियर तबाह हो गया एज ए टेनिस प्लेयर, ठीक है ना। और जब मुझे पता चला कि शुगर छोड़कर मैंने देखा, मेरा पेन खत्म हो गया विदिन 7 डेज। करके देख लीजिएगा। लेकिन लोग 7 दिन के लिए भी नहीं करना चाहते। आपने सबसे पहले क्या कहा था? पीपल स्टार्ट लविंग देयर मिजरी। ये तीसरी चीज है। और चौथी चीज है सर आपका ग्लूटन। वो सेलिएक डिजीज करता है, आपके गट के लिए नहीं बना वो, और वो मिलता है आजकल जो नए गेहूं आए, हमारे आए। पुराने गेहूं में उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। नए गेहूं जो आए हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो ग्लूटन की जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे लिए गड़बड़ कर रही है, और वो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है हमारी गट लाइनिंग पर। वो हमारे गट के अंदर पंक्चर कर रही है, जहाँ से वो बैड बैक्टीरिया की स्किन LPS एंडोटॉक्सिस हमारे ब्लड में प्रवेश करते हैं। ये सबसे खतरनाक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी किताब में देख लेना, बाकी आपके ऊपर है। और 5वीं चीज़ है सर कि आप छोड़ दें इमीडिएटली नमक वाइट वाला। और अगर आप अपनी हड्डियों को, अपनी स्किन को और डिजीज़ को मस्त रखना चाहते हैं, तो इंद्र देवता और सूर्य देवता ने दोनों ने मिलकर आपके लिए एक प्रोडक्ट बनाया है जिसमें 92 वो मिनरल्स हैं जो कहीं से नहीं मिलते। कौन कहता है दूध कंप्लीट भोजन है? दूध में बोरोन मिल रहा है आपको, ये तो हमें आयोडीन मिल रहा है, कंप्लीट भोजन है बोला जाता है। मैं बताओ तो सही। मैं ऐसे 92 मिनरल्स आपको ला के दिखाता हूँ जो आपकी बोन के लिए जरूरत है और पूरी बॉडी के लिए जरूरत है। और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जो इंद्र देवता और सूर्य देवता ने मिलकर आपको बनाया, आपके लिए बनाया है, और वो है समुद्री पानी। लेकिन समुद्री पानी को आप पी नहीं सकते, लेकिन आप सी सोल्ट को खा सकते हैं। सी सोल्ट में 92 मिनरल्स हैं। और कभी आप एक किताब पढ़िएगा, द ओनली आंसर टू कैंसर, एक डॉक्टर की जिसने 35,000 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट को ठीक किया। अच्छा। और उसमें से 2 दवाइयों में से एक दवाई क्या है पता? सी सोल्ट। सी सोल्ट। वो कहता है कि 3-4 लीटर पानी लो, उसमें 1/4 चम्मच नमक डालो, सी सोल्ट, और पूरे दिन पीते रहो। सी सोल्ट की एक खास बात है कि ये आपके पानी को हर एक सेल पर ले जाएगा, उस सेल पर भी ले जाएगा जहां पर कैंसर है, और कैंसर पर जैसे ही वो हाइड्रेट हो जाएगी सेल, वहां पर जैसे ऑक्सीजन जाएगी, वो सेल कैंसर की जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि कैंसर की सेल एनोर्बिक होती है।
वहीं पर कैंसर होगा जहां पर आपकी ऑक्सीजन नहीं जा रही है। ये मेरा रूल है पर डे का कि सुबह जब 4 बजे मैं उठता हूँ, आई गेट अप एट 4 o'clock, आई स्लीप आफ्टर 12। ओके। ठीक है। और मैं सबसे इसीलिए सर आपको सुपर ह्यूमन बोलते हैं। नहीं, मैं सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मैं तो एक सिंपल सा हूँ, बीमारियों को ठीक करके जीने लायक बना रखा है। पॉडकास्ट को देखने के बाद ऐसा हो जाएगा हर किसी को कि हमारे साथ रियल सुपर ह्यूमन बैठे हैं। 12 बजे सोने के बाद 4 बजे उठना डेली, और 5 फिर बजे उसके तो लाइव आ जाता हूँ मैं। अच्छा, I और lie। फिर 4 घंटे पढ़ाई भी कर रहा, मतलब 4 घंटे मिनिमम। हाँ, कम से कम 2 वीडियो के कंटेंट तैयार करता हूँ, और वो कंटेंट तैयार करता हूँ कि कोई भी करके दिखा दे मेरे जितना। और उसके लिए मुझे कम से कम 8-10 किताबें बैठनी पड़ती हैं। और अभी आपने 5 पॉइंट से लोगों का शुगर छीन लिया, वाइट नमक छीन लिया, एक चीज और भी टेस्ट। छीनना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, मैं उन मदर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अपने बच्चों की गट लाइनिंग को बचा लें अगर हो सके तो, और उन्हें वो इमल्सीफायर ना दें। इमल्सीफायर वो सब जगह वो चीज़ें होती हैं जो 2 चीज़ों को मिला देती हैं जो आपस में नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, पानी और तेल आपस में नहीं मिलते, इमल्सीफायर मिलाइए तो वो मोम बन जाएगा, थिक हो जाएगा। जैसे आप पीनट बटर है, आप पीनट को घर पे क्रश करिए तो वो बटर बन जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद तेल ऊपर आ जाएगा, मेटल नीचे आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप मार्केट से लाते हैं और वहाँ से आपको मिलता है स्मूथ बटर। वो क्या करते हैं, उसमें इमल्सीफायर मिला देते हैं। ओके। आप घर में एक बार आइसक्रीम जमाइएगा, मान लेते दूध डाला आपने, चीनी डाली, ठीक है ना, थोड़ा सा उसमें और खुशबू वाली चीज़ डाल दी और उसे आपने फ्रीजर में डाल दिया, थोड़ी देर बाद वो जम जाएगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकालोगे और खाना शुरू करोगे वो फिर पानी बन जाएगा। ये और नो, भले ही ठंडा रहे, आप कहेंगे यार मज़ा नहीं आया। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, इसमें इमल्सीफायर मिला देती है। अच्छा, ताकि वो गाढ़ा वैसे ही रहे, ताकि वो बहुत देर तक आप चाट के खाओ, ठीक है ना, बहुत देर तक दिखा कर। कई बार तो मैं देखता हूँ पढ़ी लिखी लेडीज है, पढ़े लिखे उनके हस्बैंड है, पढ़े लिखे बच्चे हैं बेचारे, वो तो अनपढ़ है, एक मॉल में से खरीदते हैं, पूरे मॉल का चक्कर लगाते हैं खाते हुए इसको। और मैं कह रहा हूँ यार ये क्या क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये आपकी आंतों की लाइनिंग को कंप्लीटली पंचर कर रही है, जहां से ये बैड बैक्टीरिया आपके ब्लड में जाकर आपका दिमाग खराब करेंगे, आपका हार्ट खराब करेंगे, आपके बाल गाल थायराइड खराब करेंगे। इमल्सीफायर से बचिए। ये मैं रिपोर्ट आपको दिखा दूंगा, जितनी आप चाहें उतनी रिपोर्ट ले लीजिएगा। सेव योर किड्स, उनको अपने घर की बनाइएगा। आइसक्रीम देनी है तो उन्हें बताइएगा, उन्हें एजुकेट करिएगा, नहीं तो आप पैसा कमाते रहेंगे जिंदगी भर और देते रहेंगे किसी और को। ठीक है, ज़्यादा टाइम यही होता है, हम पैसा कमाते हैं, बचाते हैं कि फिर उसी डिजीज को, उस पैसे से हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो वही पैसा फिर हम लोग बाद में उन डिजीज को ठीक करने के लिए करते हैं। और याद रखिए वो डिजीज ठीक नहीं होती है, वो सिर्फ एक्सटेंड होती है, ट्रू। और आजकल ये इमल्सीफायर और शुगर, मैं बोल रहा हूँ कि एक नमकीन का पैकेट है, उसमें भी आपको शुगर मिलेगा, हर जगह आपको शुगर मिलेगा। नमकीन है आइडियली तो वो खुद सोच के देखिएगा, किसी चीज को जिसको आप खाना खाए, किसी बिस्किट को खा रहे हो, कुकीज को खा रहे हो, किसी ब्राउनी को खा रहे हो, आप कभी उसके कंटेंट पर लिखे देखे शुगर कितनी है? आप कहेंगे उसमें तो 8-10 ग्राम शुगर मैं खा चुका हूं और ये तो 3 बार खा चुका हूं। तो खुद सोचिए कि आपके पास 8 ग्राम शुगर से 160 बढ़ रही है, तो 30 ग्राम से कितना बढ़ेगी? कब तक आपकी बॉडी अपने आप जीवित रखे आपकी बेकार की आदतों के कारण? आप ये कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, और आप क्या खा रहे हैं? एवरी टाइम यू कोई भी चीज आप पैकेट फाड़ कर खा रहे हैं, समझ लीजिए आप अपनी आंतों को फाड़ कर खा रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जिनको फॉलो करता हूं, एक डॉक्टर है इंडियन, कैलिफोर्निया में रहते हैं, उन्होंने कहा यही तो लिखा, एवरी टाइम यू टीयर अ पैकेट यू टीयर योर गट। क्या कर रहे हो ये? बहुत, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि हर कोई ऐसा लगता है, थोड़ा सा भूख लगा, एक पैकेट कहीं पे दिखा, खरीदे, या फिर वैसे। ये नकली भूख है, याद रखिएगा। कई बार आपको रेस्टोरेंट देखकर भूख लगती है, इसको हम पैवलोव का सिद्धांत कहते हैं, यू आर जस्ट ट्रिगर्ड फॉर द क्रेविंग, इट इज नॉट द नेचुरल क्रेविंग। और अगर आपके गट बैक्टीरिया अच्छा काम कर रहे हैं तो जो SCFA है वह आपके जो फैट सेल्स हैं वहाँ पर जो रिसेप्टर हैं आपकी क्रेविंग को तैयार करते हैं, उनको वो एकदम से सप्रेस कर देती है बेकार की क्रेविंग को, आपको भूख ही नहीं लगेगी अनटाइमली। सर, हमने लाइफस्टाइल में फूड्स की बात कर ली, अब एक लास्ट चीज़ बच जाती है जो है स्लीप और मेडिटेशन। ये गट हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं? ये गट को ही नहीं है, पूरी की पूरी हेल्थ को आपके लिए पॉजिटिवली प्रभावित करते हैं। इवन आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी, आपकी पूरी लाइफ को भी। जितना भी आप मेडिटेट करेंगे उतना ही बढ़िया है। मेडिटेशन का मतलब होता है
कि जब आप मेरे विचारों से सुनिएगा, मेडिटेशन के मीनिंग बहुत सारे बाबा अलग देंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसे टेक्निकली बताऊंगा ताकि हर आदमी को ये रोज करना चाहिए। हमारे पास 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनमें पड़ी हुई लाखों मेमोरी है मेमोरीज है। और वो ट्रिगर होती रहती हैं। कई बार हम 40 से 50 हज़ार थॉट के शिकार हो जाते हैं पर डे। इन्हें आप नहीं रोक सकते। अब आपको एक काम करना होगा कि अपने ब्रेन को थोड़ी देर के लिए शांति देनी होगी ताकि आपकी पूरा नर्वस सिस्टम, स्पेशली वैगस नर्व, शांत हो जाए। जैसे वो शांत होगी तो आपकी पूरी बॉडी पर जो इंफॉर्मेशन जा रही थी माइंड से वो शांत होगी। यस और नो? इसका मतलब है कि जो आपका सेल्यूलर सिस्टम है वह रिलैक्स करेगा। जितना वो रिलैक्स करेगा उतनी ही आपकी सेल ज़्यादा बढ़िया तरीके वाली या अपनी नेचुरल प्रोटीन निकालेगी। बालों की जड़ें बालों की प्रोटीन निकालेगी, ठीक है ना। स्किन की सेल्स स्किन की प्रोटीन निकालेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अब मेरे सामने सवाल उठता है कि कैसा ऐसा क्या करूं कि अगर हजारों विचार एकदम से फट रहे हैं और वो विचार ब्रेन में ही नहीं जा रहे, वो वैगस नर्व के द्वारा हर एक अंग पर जा रहे हैं और आपका अंग जो है लड़ रहे हैं कि यार मैं इस आदमी के लिए काम करूं या इसके गलत विचारों के लिए काम करूं। तो अब आपका काम है कि कम से कम एक बार आप अपनी बॉडी को क्वालिटी रिकवरी टाइम दे। दिन में मैं कम से कम 2 बार देता हूं। एक बार सोते हुए और एक बार दिन में मैं जरूर क्वालिटी रिकवरी टाइम देता हूं। क्वालिटी रिकवरी टाइम का मतलब है कि जब मैं अपने विचारों को मिनिमाइज कर देता हूं। जब विचारों का मिनिमाइजेशन ही बेसिकली मेडिटेशन है और उसके बहुत सारे सिंपल तरीके हैं। आप अपान प्राण क्रिया से ही शुरू करें ना, कुछ भी नहीं करना, शांत बैठ जाएं और अपनी सांसों को आते हुए देखें कि कहां से आ रही है और कहां जा रही होगी, कहां से आ रही है कहां जा। उस झूले के साथ झूलते रहिएगा। 15 मिनट के बाद ऐसा लगेगा कि आपको नींद आने लगी है। यानी कि इस समय आपका एक ही थॉट है कि बस आपका, इस समय जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो हजारों थॉट फिर आपके पास आएंगे। यार वो क्रेडिट कार्ड वाला आएगा, यार वो माता जी को ये बोलना था, यार आज कार की सर्विस करनी थी। आप उनको साथ मत लड़ें। उन विचारों के साथ जितना आप लड़ेंगे उतना ही आप हारेंगे, क्योंकि वो भी तो आप ही हैं। आपका काम है कि इन विचारों को आने दें, इनको स्वीकार करें, पर आप अपने थॉट को ये देखते रहे कि इस समय मेरी सांस कहाँ चल रही है। तो इस समय आप क्या कर रहे हैं? वो 10 विचार आपको तंग कर रहे हैं, पर आपका कहाँ क्या काम है? आप अपना काम कर रहे हो। यानी कि जितनी ज्यादा आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप एक समय पर एक ही थॉट पर है, तो आपके कम से कम जो 1000 थॉट थे उसमें से 999 पर आपकी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वो ऐसा करते हुए आप हिले ना कभी। जैसे आप कोई किसी भी थॉट पर हिलते नहीं हैं तो आपका माइंड ये मानता है कि मैंने ये थॉट दिया था, इस आदमी की कोई रिएक्शन नहीं, तो दैट थॉट शुड बी गिवन अवे। इसको हम चलो छोड़ देते हैं और इस तरह से आप अपने आप को क्वालिटी रिकवरी टाइम देते हैं। और द बेस्ट क्वालिटी रिकवरी टाइम तब आता है जब आप सोते हैं। स्लीप का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन गड़बड़ ये हो गया अतुल कि हम सोते ही कहाँ हैं। नहीं सोते। जब हम रात को सो रहे होते हैं उससे पहले जब आप इतने हजारों विचारों को ले लेते हैं, आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं, कभी आप यूट्यूब देख रहे हैं, फिर आपके एकदम से किसी का नोटिफिकेशन आ गया, कोई कॉल आ गई और उसके बाद उन्हीं विचारों में आप सोते हैं। तो उन्हीं विचारों को तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है प्रोग्राम कर रहा है, वही विचार आपकी बॉडी में जा रहे हैं और बहुत नुकसान देगा। तो इसका मतलब यह है कि सोने से पहले आप एक बार जरूर मेडिटेशन में जाएं। जैसे आप मेडिटेशन में जाएंगे और अगर उस मेडिटेशन को आप 30 मिनट से ज़्यादा खींच गए तो आपको ऐसी नींद आएगी कि आपको 4 घंटे की नींद ऐसा लगेगा 40 घंटे सो लिया हूँ। मजाक ही नहीं कर रहा हूँ, आप करके देखिएगा। और कई बार आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं और 8 घंटे में कभी आपको बेकार के सपने आ रहे हैं, कभी वहाँ बेकार के थॉट आ रहे हैं, आँख खुलते आपकी हार्ट बीट फिर बढ़ जाती है, फिर आप एनर्जी आपके पास नहीं है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। तो नींद का वो नींद कहाँ थी? 8 घंटे को क्यों गिन रहे हो? क्वालिटी स्लीप कितनी है आपके पास है, जिसमें बॉडी ने अपने आप को पूरी तरह से हील करके, आपके हार्मोन्स को शांत करके, आपकी ग्लैंड्स को शांत करके पूरी तरह से आपको रिचार्ज कर दिया है। इसका बहुत बड़ा रोल है। स्पेशली आपके गट पर तो बेहद बड़ा रोल है। जब आप अपने आप को शांत करते हैं, जब भी आपको शांत करते हैं अपने आप को, तो जब जो गट के सेंसर्स हैं वो शांत होने शुरू हो जाते हैं। उस शांति के बाद जब आप सुबह उठते हैं और अगर आप गंदा खाना नहीं खा रहे हैं, वो बढ़िया खाना खा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका दिन भर का मूड भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके गट के जो सेंसर्स हैं वह आपके मूड को प्रभावित करते हैं। अगर आपका गट खराब है तो आप मूड जरूर खराब करेंगे, एक बार देख लीजिएगा। शायद इसलिए मेडिटेशन भी जरूरी है और सोना भी जरूरी है, वो भी क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप। अभी आपसे अराउंड 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी भी देर बात हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद सुपर ह्यूमन बन सकता हूँ। फिर से ऑलरेडी
ट्रू ट्रू, ये मानना बहुत जरूरी है कि हम खुद ही, हमारे अंदर ही सब कुछ है। पूरे पॉडकास्ट का मैं अगर एक कंक्लूजन निकालूं तो आउटसाइड इन करने से बेटर है इनसाइड आउट किया जाए। एवरीथिंग इज इनसाइड यू, चाहे वो विचारों के रूप में है। आवर इम्यून सिस्टम बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड एक संरचना है जिसमें सब कुछ अवेलेबल है। अपने थॉट्स क्लियर रखें। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि इस पॉडकास्ट से आपको एक ऐसी चीज़ पता चलने वाली है जो बेसिकली आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। वो है कैसे अपने थॉट्स, जिन्हें हम विचार बोलते हैं, उसे ऐसे अलाइन किया जाए ताकि आप लाइफ में एक सही पोजीशन पे पहुंच पाएँ जो आप चाहते हो। सो थैंक यू वेरी मच सर, हमें इतना समय देने के लिए अगेन। Thank you. एंड होपफुली फिर से हम मिलेंगे, क्योंकि इतना सारा ज्ञान है वो एक पॉडकास्ट में हम कवर नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।